तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दैट व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट से हमारा यहाँ मतलब है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो रूल करती है किसी और कंट्री पे, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट कहलाती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस पे कौन सी फोकस थी? जो फोकस था हमारा अभी जो हमने एक्सप्लेन किया दैट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और हमारा फॉरेन ट्रेड। इन तीन चीज़ों पे फोकस करके ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया था। इफ़ यू वांट टू फाइंड इट्स आंसर, इट्स इन पेज नंबर 5, फर्स्ट पैराग्राफ, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। आपको इसमें इसका आंसर मिल जाएगा और इसका बेसिक आंसर यही है कि एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड वगैरह को एक्सप्लॉइट करके इन लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई। Then second question is name some notable economists who estimates India's per capita income। कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, जिन लोगों ने उस टाइम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की थी। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एवरेज में इंडिया का हर बंदा कितना कमाता है। तो इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 5 में मिलेगा, जिनका नाम था दादा भाई नारोजी, विलियम दिग्बाई, फिनले शिराज। इस तरह से इनका नाम लिखे हुए हैं, यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम देयर। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट क्यों हुआ था कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश के टाइम पे? उसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पे, फर्स्ट पैराग्राफ। आपको बेसिकली स्टैग्नेंट हुआ था ज़मींदारी सिस्टम की वजह से, और पेज नंबर 6 पे ज़मींदारी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वही आपका इसका आंसर बनेगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर मतलब कि उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में इन्होंने पूछा है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारे यहाँ पे कुछ इंडियंस ने कंपनीज स्टार्ट करी थी। इसका आंसर पेज नंबर 7 पर है, जिसमें मेनली बंगाल और गुजरात की कुछ कंपनीज के बस जिक्र किया गया है और टिस्को का जिक्र किया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कंपनी 1907 में स्टार्ट हुई थी। सो ये सबसे बेसिक स्टार्टेड कंपनी है, जो हालांकि शुरू में ज़्यादा नहीं कॉम्पीट कर पाई थी, लेकिन बाद में ये बहुत सक्सेसफुल हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन। टू फोल्ड मोटिव डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब है कि जो टू फोल्ड मोटिव था ब्रिटिशर्स का, पहला कि रॉ मटेरियल लेना इंडियंस से और जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे ब्रिटिशर्स वो वापस इंडियंस को सेल करना, ये टू फोल्ड मोटिव था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया। मतलब कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ अपने मुताबिक बनाई, अपने तरीके से वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल किया। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पे, लास्ट पैराग्राफ जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लेनेशन है, वहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ क्यों र्यून हो गई, क्यों ख़त्म हो गई उस टाइम पर। तो द थिंग इज़, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पे, लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। हाउएवर बेसिकली ऐसा हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को कंसिडर नहीं किया। जब ब्रिटिशर्स अपने गुड्स लेकर, अपने कपड़े की फैक्ट्रीज़ के गुड्स लेकर इंडिया आए, तो इंडियंस ने उनको ज़्यादा पसंद किया क्योंकि वो चीपली मैन्युफैक्चर्ड थे। तो इस वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो फॉल बैक हो गई। हमारा 7th क्वेश्चन है व्हाट ऑब्जेक्टिव डिड ब्रिटिश इंटेंड टू अचीव थ्रू देयर पॉलिसीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ब्रिटिशर्स अपना क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहते थे। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 11 के सेकंड रो की फर्स्ट लाइन में, जहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इनका अपना खुद का ऑब्जेक्टिव था कि इन्हें अपना प्रोडक्शन, अपनी इंडस्ट्रीज़, अपनी कंपनीज़ को बड़ा करना था, जिसके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, और इसलिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को अच्छा किया था, क्योंकि वो उनका अपना फ़ायदा देख रहे थे। क्वेश्चन 8 हमारा आता है क्रिटिकली अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी बाय ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लगाई तो उसमें उनकी क्या कमी रही। उनकी मेनली एक ही कमी जो थी मेन एक्सप्लेन की जाएगी, दैट इज़ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने इग्नोर किया। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड फेमस थी उस टाइम पर, जिसको उन लोगों ने र्यून कर दिया, उसको ख़राब कर दिया,
उसका एक्सपोर्ट ख़त्म, उसके एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगवा दिया, तो उसको ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में नहीं परचेज़ कर पाते थे लोग। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का वो यूज़ कर सकते थे उसका, अगर वो वहाँ की इंडियन इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाते, इन्वेस्टमेंट करते, तो शायद वो अपना फ़ायदा भी वहाँ से ले सकते थे, जिसको उन्होंने इग्नोर करके एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक करी। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी जो इंडियन वेल्थ थी, जो इंडिया का वेल्थ इन द इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड और एग्रीकल्चर वगैरह था, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से वो रियून हुआ इसमें। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ रिगार्डेड एज द ईयर डिफाइनिंग ईयर टू मार्क demographic transition from its first to the second successive stage, कि हमारा फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब हुआ था और कब से कब तक हुआ था। तो इसमें था 1921 में हमारा डेमोग्राफिक्स की फर्स्ट स्टेज थी, उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई थी। तो हम इसका आंसर बेसिकली 1921 है। Then the question number 11, give a quantitative appraisal of India's demographic profile during the colonial period. तो ये बेसिकली हमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल देनी है, जो सेंसस हुआ था 1881 में पहला, उसका क्या डेटा निकल के आया था, हम उसका डेटा यहाँ पे लिखेंगे, जिसका आंसर हमारा पेज नंबर 10 पर है। पेज नंबर 10 पर सेकंड पैराग्राफ है, उसमें हमारा इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दिया हुआ है। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लिटरेसी रेट कितना था, बर्थ रेट कितना था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 12 आता है, हाईलाइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम बताएंगे इसमें, जो कि था हमारा पेज नंबर 10 के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के टॉपिक में आता है ये हमारा, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड से लेके नेक्स्ट पेज का 15 to 20% रेस्पेक्टिवली था। ये हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा था, एग्रीकल्चर में लोग सबसे ज़्यादा थे, फिर इंडस्ट्री में थे, फिर थोड़े बहुत सर्विस सेक्टर वगैरह में थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अंडरस्कोर सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है इंडियन इकोनॉमी में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जिनको सही करना ज़रूरी था इंडियन इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हमारी इंडस्ट्रीज जो थी हमने न्यू ही स्टार्ट करी थी, हम ब्रिटिशर्स से उनको कम्पीट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो न्यूली स्टार्टेड थी। उसके बाद हमारा आता है लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं था। जो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज वगैरह बनाए सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो ब्रिटिशर्स ही यूज़ किया करते थे। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, हमारी सोसाइटी जो उस टाइम पर थी वो काफ़ी बैकवर्ड थी, तो ब्रिटिशर्स से कुछ वक्त कॉम्पीट कर पाना इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन 14 हमारा आता है, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन टेकन। इसका आंसर 1881 है। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज टेकन इन 1881। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था हमारी कंट्री का, उसका क्या डायरेक्शन था, मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट क्या था और कहाँ जाता था, इंपोर्ट क्या था और क्या क्या हम इंपोर्ट कराते थे। तो एक्सपोर्ट हमारा बेसिकली इसका हमें आंसर बेसिकली मिलेगा पेज नंबर 8 पर, जहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे यहाँ जो शुगर और रॉ मटेरियल्स वगैरह होते थे वो 50% तक ब्रिटिशर्स के पास जाते थे और उसका जो प्रोडक्ट बन के आता था वो हमारी कंट्री उसको इंपोर्ट कराती थी। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में हमें एक्सपोर्ट करने की परमिशन थी। चाइना, पर्शिया, श्रीलंका, इन सब में हमें एक्सपोर्ट करने की परमिशन थी। मेनली हमारे यहाँ जूट, सिल्क, शुगर, ये सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पेज नंबर 8 से। उसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 16, वेयर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इंडिया। जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, जो काफ़ी ज़रूरी कंट्रीब्यूशन था, जो आज तक हमारी कंट्री में हेल्प करता है, दैट इज़ रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो उस वक्त का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था वो आज तक हमारी इकोनॉमी को हेल्प करता है। ऑल्सो इंडस्ट्रियल इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
कमर्शलाइजेशन, एक एग्रीकल्चर को एक बिजनेस की तरह यूज़ करना, ये भी ब्रिटिशर्स ने ही सिखाया था। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपको इसके प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगी, इसके क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, बुक PDF प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इशू लगता है या कुछ और एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइए। आप लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारी मेरी वीडियोज़ नोटिफाई होती रहेंगी। सो सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।